अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ अगला लेक्चर लेने के लिए तो हमारा कल का जो लेक्चर था वो था नवीं जमात के लिए यानी नाइन्थ के लिए। तो हमने फिराक गोरखपुरी की गज़ल ली थी। तो फिराक गोरखपुरी की पहली गज़ल का पहला शेर जो था, रुकी रुकी सी शबे मर्ग ख़त्म पर आई, वो पाँव फटी वो नई जिंदगी नजर आई, ये पहला शेर है। तो उसके बाद अब दूसरा शेर, उसकी तरफ मैं आपको ध्यान दिलाता हूं। वो दूसरा शेर है, ये देखिए, ये मोड़ वो है कि परछाइयां न देंगी साथ। ये मोड़ वो है कि परछाइयां न देंगी साथ, मुसाफिरों से कहो उनकी रह गुजर आई, मुसाफिरों से कह दो उनकी रह गुजर आई। ये पेज नंबर 106 पे है। फराग गोरखपुरी की पहली गजल का दूसरा शेर है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके बाद मैं इस पर बहस करना चाहूंगा। तो क्या है, ये मोड़ वो है कि परछाइयां ना देंगी साथ, मुसाफिरों से कहो कि उसकी रह गुजर आई। तो गुज़िश्ता का जो शेर था, रुकी रुकी सी शब मर्ग ख़त्म पर आई, वो पाँव फटी वो नई ज़िंदगी नज़र आई। चूँकि आपने उसकी सवानिया हयात में भी पढ़ा था कि फराग गोरखपुरी इनकलाबी जहन का बंदा था और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उसने बहुत जदोजहद की। हत्ता कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खास मेंबर भी थे और जिसके कारण उसे जेल भी भेजा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसीलिए उन्हीं जज्बात और एहसासात की वो अक्कासी करता है इस शेर में कि हिंदुस्तानी जो थे, जिन्हें अंग्रेज तरह तरह से सताते थे, उन पर जुल्म ढाते थे, इसलिए हिंदुस्तानी बहुत तंग आ चुके थे। हिंदुस्तानी बहुत तंग आ चुके थे। वो अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहते थे, अंग्रेजों को यहाँ से निकालना चाहते थे और एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते थे। ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते थे जो उनकी मन की गुजारिश जिंदगी होगी, जो होती, और जहाँ पे उनके अपने सपने होते, अपने सपने साकार होते। तो इसलिए उसके लिए बहुत सी तहरीकें उठी। तो उन तहरीकों में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक थी। चलो छोड़ दो इसको, तो फिर आप को तारीख पे नज़र होगा कि 1947 में फिर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अंग्रेज यहाँ से चले गए, हिंदुस्तान यहाँ से अंग्रेज यहाँ से चले गए। तो आम हिंदुस्तानी के जज्बात और एहसासात का इजहार किया था पहले शेर में फराग गोरखपुरी ने कि आम इंसान हिंदुस्तानी की हालत क्या थी। वो बेचारा बिल्कुल उस मरीज की तरह था, जो मरीज रात को बिल्कुल मौत हयात की कश्मकश में, दर्द में कराहता रहता है और दर्द की वजह से वो बेचारा परेशान रहता था। तो इसी तरह उसकी तशबीह देता है आम हिंदुस्तानी की तरह कि आम हिंदुस्तानी भी मुसीबतों और परेशानों से बिल्कुल परेशान था अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि वो जुल्म डाल रहे थे। इसलिए हिंदुस्तानी चाहते थे कि काश हम आज़ाद हो जाते। अगर हम आज़ाद होते तो फिर क्या होती, वो पाँव फटी यानी वो नई सुबह आई, जो आज़ादी की नई सुबह थी। तो लोगों ने नई जिंदगी का आगाज फिर से शुरू कर दिया था। ये पहला शेर था। अब दूसरा है, ये मोड़ वो है परछाइयां ना देंगी साथ, मुसाफिरों से कहो उसकी रह गुजर आई है। यहाँ पे इसने इस शेर में दूसरे मिसरे में इसने यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, मुसाफिरों। इसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, मुसाफिरों। यहां पे मैं शेर लिखता हूं, ये मोड़ वो है जो, ये मोड़ वो है कि परछाइयां ना देंगी साथ, मुसाफिरों से कहो, मुसाफिरों से कहो कि उसकी रह गुजर आई है, उसकी रह गुजर आई है। तो अब थोड़ा बहुत इसी पे बहस करते हैं।
یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھائیاں نہ دیں گی ساتھ، مسافروں سے کہو کہ اس کی رہ گزر آئی ہے۔ یہاں پہ دو الفاظ قابل غور ہے، ایک ہے رہ گزر یعنی راستہ، دوسرا اس نے استعمال کیا ہے مسافروں۔ اب پتا ہونا چاہیے کہ یہ مسافر کون سے مسافر ہیں؟ یہ وہ مسافر ہیں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آزادی کے پروانے، آزادی کے پروانے یعنی کرانتیکاری، یعنی کرانتیکاری جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھائیاں نہ دیں گی ساتھ، یعنی آزادی کی جنگ لڑنے والے جو تھے، آزادی کے جو متوالے تھے، جو آزادی کے لیے جدوجہد کرتے تھے انگریزوں کے خلاف، اور انگریز انہیں طرح طرح سے ستاتے تھے، جہاں جس گلی، جس نکڑ، جس محلے میں، جس گلی میں، جس شہر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں بھی ان کو وہ ملتے تھے تو ان پر ظلم ڈالتے تھے، یہاں تک کہ ان کو شہید بھی کرتے تھے۔ تو جو آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا ایسی بہت ساری مثالیں ہوں گی۔ تو یہ ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھائیاں نہ دیں گی ساتھ، جب آزادی کے متوالوں کو ایک ایک کر کے ختم کیا جا رہا تھا، جب آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا جا رہا تھا، تو تبھی فراق گورکھپوری وہی حالات بیان کرتا ہے۔ تو کیا چھو ونان دپان چھو یہ موڑ وہ ہے، یعنی اے آزادی کے پروانوں، آزادی کی جنگ لڑنے والوں، آپ جس موڑ پہ کھڑے ہیں وہاں پہ آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہندوستان پورا ساتھ دے رہا تھا تو شاعر نے کیوں لکھا ہے کہ یہاں پہ آپ کی پرچھائی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی ہے؟ وہ یہ ہے، معاملہ دراصل یہ ہے، جب یہ آزادی کے پروانے بیچارے ادھر ادھر اپنے آپ کو چھپاتے رہتے تھے انگریزوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ انگریز انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار رہے تھے۔ جب وہ کسی گھر میں گھستے تھے تو پیچھے سے انگریز اس گھر پہ دعویٰ بول دیتے تھے، اور ان گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا تھا، نہیں بخشا جاتا تھا۔ تو اس کر کے جب وہ حالات تھے تو اسی پر فراق گورکھپوری کا کہنا ہے کہ یہ موڑ وہ ہے، آپ جس موڑ پہ ہیں، آزادی کی جنگ لڑنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جس موڑ پہ کھڑے ہیں آزادی کے لڑنے والوں، کیا وہاں پہ آپ کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا؟ جب آزادی کے لڑنے والوں کو مار دیا جاتا ہے، جس گھر میں وہ گھستے تھے وہاں ان گھر والوں کو بھی نہیں بخشا جاتا تھا۔ اس لیے فراق گورکھپوری کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو کوئی اپنا یا پرایا، تبھی اس نے پرچھائیاں استعمال کی ہے، یعنی سایہ جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس کے کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ آزادی کے جو پروانے ہیں، ان کے جو اپنے ہیں، پرائے ہیں، دوست، یار، رشتہ دار وغیرہ وغیرہ، یہاں پہ آپ کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، یعنی یہ جنگ آپ کو خود اکیلے لڑنی ہے۔ اس لیے کیا کہا ہے؟ مسافروں سے کہو کہ اس کی رہ گزر آئی ہے۔ تو یہاں پہ فراق گورکھپوری کو لگتا ہے جب یہ حالات کٹھن ہیں، جب دائرہ حیات تنگ کر دیا گیا، کن کے لیے؟ جو آزادی کی جنگ لڑنے والے ہیں، ان کو جہاں بھی دیکھا جاتا تھا مار دیا جاتا تھا، تو ان کے لیے بالکل زندگی تنگ کر دی گئی تھی، ان کو ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، سبھی ڈرتے تھے اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ تو تبھی شاید فراق گورکھپوری کو لگا ہے کہ شاید ان کی ہمت نہ ٹوٹے، شاید ان مسافروں کی یہ حالات دیکھ کر ان کی ہمت نہ ٹوٹے، تبھی ان کی ڈھارس وہ بنداتا ہے، ان کی وہ ہمت کو بڑا کر دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے اس کی ہمت میں۔ تو کیا کہتا ہے ان سے؟ مسافروں سے کہو، یعنی انہی آزادی کی جنگ لڑنے والوں سے کہو کہ اس کی رہ گزر آئی ہے۔ آپ کہیں ہمت نہ ہارنا، پست ہمت نہ ہونا، حوصلہ کم نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے آپ کی رہ گزر ہے، آگے آپ کی منزل ہے، یعنی آپ بالکل آزادی کے قریب ہیں، آپ اپنی منزل کے قریب ہیں۔ اس لیے آپ ڈرو مت، بے شک آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، مگر آگے آپ کی منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تو اس لیے سیدھے سے کہنے کا مطلب یہ ہے فراق گورکھپوری کا کہ اے آزادی کے جنگ لڑنے والوں، کہ آپ جس موڑ پہ ہیں، آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کے اپنے بھی آپ کو چھوڑ دیں گے، ساتھ نہیں دیں گے۔ اس لیے آپ گھبرا مت،
हिम्मत रखो, हौसला रखो। जब आप हिम्मत रखेंगे, हौसला रखेंगे, तभी आप अपनी मंजिल पा लेंगे, अपनी मंजिल को पहुंच लेंगे। तो ये शेर था। इसके बाद वाला शेर क्या है? इसके बाद वाला शेर है फिजा तबस्सुम। फिजा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन, फिजा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन, ये हो गया फिजा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन, पहुंच के मंजिले जाना पे आंख बराई, आंख बराई। तो थोड़ा बहुत हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, पास्ट हिस्ट्री की तरफ, इंडियन हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि ये जो फ्रीडम मूवमेंट थी, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो हिंदुस्तानी चाह रहे थे कि हम आजाद हो जाएं, तो उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल की। चाहे अबुल कलाम आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, या चाहे और बहुत से जो थे आजादी के मतवाले, आजादी को ढूंढने वाले, यहाँ गांधी जी हो, यहाँ ये फिराक गोरखपुरी हो, क्योंकि निचली सतह पे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे इस मूवमेंट के लिए। तो हमने देखा है कि उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत सी कुर्बानियां दी आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, और लोग भी चाहते थे कि काश हम आज़ाद हो जाते। फिर जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि आज़ादी के बाद फितने उठे, फसाद उठे, आपसी लड़ाइयाँ हुई, आपसी जंगी हुई, एक गांव को दूसरे गांव के साथ, एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ, या एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के साथ। तो जब फितने हुए, फसाद हुए, लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई, यहाँ तक कि एक दूसरे का खून भी बहाया गया। ये आज़ादी के बाद की बात है, आज़ादी के बाद की बात है। तो जो जी शऊर लोग थे उस समय आज़ादी के बाद के जो जी शऊर लोग थे, तो वो अक्सर सोचा करते थे कि काश कि हम आज़ाद ना हो चुके होते, इससे बेहतर यही था कि हम गुलाम ही थे, अंग्रेज़ों के गुलाम ही थे, ये फितना फसाद ना थे। तो उसी की रेफरेंस देता है यहाँ पे अपनी शायरी में फिराक गोरखपुरी। तो इस शेर में दरअसल वही बात कहना चाहता था। क्या चाहता है? क्या? फिजा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन, यानी जब आज़ादी मिली हिंदुस्तानियों को, तो सभी खुश थे, रौनक थी, चहल पहल थी, आना जाना लगा रहा था, तो जश्न मनाए जा रहे थे। फिजा तबस्सुम यानी पूरी फिजा बिल्कुल हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। क्यों? क्योंकि आज़ादी का जश्न हो रहा था, आज़ादी की खुशियां मना रहे थे लोग। सुबह बहार थी लेकिन, और बहार जो सुबह जो हुई, नई सुबह, आज़ादी की जो सुबह थी, बिल्कुल बहार की इमानत थी। चारों तरफ फूल खिले हुए थे, चारों तरफ खुशियां बांटी जा रही थी, चारों तरफ जश्न मनाए जा रहे थे। मगर इसी असला में क्या हुआ? पहुंच के मंजिले जाना। यहाँ पे मंजिले जाना इसने लिखा है, मंजिले जाना हो गया महबूब। तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए हैं मुख्तलिफ शोरा हजरात ने। तो जहां तक जाना का ताल्लुक है, जाना कहते हैं एक्चुअल में महबूब को, मगर यहां पे किसको महबूब बनाया गया है? यहां पे आजादी को महबूब बनाया गया है। मंजिले जाना यानी आजादी की मंजिल, महबूब की मंजिल। ये कौन सी मंजिल है? ये आजादी की मंजिल है, क्योंकि शायर के सामने यही इस समय टारगेट है, शायर के सामने यही महबूब है, आजादी, हिंदुस्तान की आजादी। तो जब हिंदुस्तान को आजादी मिली, तो क्या कहते हैं? आजाद पहुंच के मंजिले जाना पे, यानी जब हिंदुस्तान को आजादी मिली तो आंख भर आई, यानी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, फितने उठे, फसाद उठे, वगैरह वगैरह, आपसी जंगें हुई, आपसी लड़ाइयाँ हुई। ये क्या हुआ कि अगर पुरानी दुश्मनी किसी को थी तो गुलाम थे, इसलिए सभी चुप थे। जब आजाद हुए तो लोगों ने क्या किया? एक दूसरे को, वो जो जाति अनाज था, अब वो जिंदा दोबारा हो गया, अब वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे और फितने हुए, फसाद हुए। तो तभी इसने कहा, जब लोग बिल्कुल खुशियां मना रहे थे, आजादी की खुशियां मना रहे थे, और बहार थी, यानी आजादी की बहार थी, चारों तरफ चहल पहल थी, रौनक थी, पहुंच के मंजिले जाना पे आंख भर आई। मगर काश, फिराक गोरखपुरी के कहने का मतलब ये है कि आजादी जब मिली, मगर सब लोग परेशान थे, सब लोग रो रहे थे, सब गमगीन थे, सभी उदास थे, सभी के दिल रो रहे थे। क्यों? क्योंकि आपसी फसाद उठे थे,
आपसी जुल्म हो रहा था, अब एक दूसरे पे वो चढ़ गए थे। जहां अंग्रेज के खिलाफ उनको लड़ना था तो वही अंग्रेज तो भाग गए, मगर अब फितने वहां पे उसने छोड़ दिए। कहाँ कहीं पे रोजी रोटी का मसला हुआ था, कहीं पे कुछ और था, जमीन का कोई अनाज था, कहीं पे कुछ और मसला था, गर्ज कि फितने और फसाद जाग उठे और आपसी लड़ाइयाँ होने लगी हिंदुस्तानियों के दरमियान। तो तभी इसने कहा है कि फिजा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन पहुंच के मंजिल जाना पे आंख भर आई। आज मेरे ख्याल में इतना ही है, तो इंशाल्लाह कल फिर आगे के अशार पे फिर बात होगी। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए ठीक रहिए और अपने आप को सेफ रखिए और दूरियां बरकरार रखिए। तो खुदा हाफिज।